मेरी शादी को 6 महीने बीते थे कि एक दिन अचानक ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त निहारिका मुझे मेरे ससुराल में मिलने आ गई। उस वक्त मैं घर के कामों में बिजी थी। अचानक से उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि तुम मुझसे मिलने आ जाओगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वह मुझे गले लगाते हुए कहने लगी, अरे पागल, मैं तुझसे मिलने नहीं बल्कि अपने जीजा जी से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए उसने मुझे मजाक में मुझे कोनी मारी। फिर वह मुझसे कहने लगी कि लेकिन मैंने तो सुना था कि तेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं हैं, फिर तू घर में भी सर पर पल्लू करके क्यों घूम रही है। तो मैंने उससे कहा कि वह दरअसल मेरी सासू माँ ने मुझे सर पर पल्ला करने को कहा है। निहारिका कहने लगी, मुझे तो लगता है कि तेरी सास बड़ी ही खड़ूस है। भला ये भी कोई बात हुई, घर में सिर्फ जीजा जी और तुम्हारी सास ही तो हैं। मैंने कहा कि अरे वह सब छोड़ और बताओ कैसी हो। तो वह मुझे ठिठोली करते हुए कहने लगी कि पहले तुम मुझे बताओ कि मेरे जीजा जी कैसे हैं। मैंने कहा कि वह तो तुम उनसे मिलकर खुद ही जान लेना। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। इस पर उसने एक बार फिर से मजाकिया लहजे में कहा कि कहाँ तू कबाब में हड्डी बनकर मेरे साथ चल रही है। मैं खुद भी अपने जीजा जी से मिल सकती हूँ। बता आखिर कौन सा कमरा है तेरा। मैंने कहा अच्छा, सच में तू खुद अकेले ही जाकर उनसे मिल लेगी। चल ठीक है, तो फिर जाकर मिल ले। वह सामने वाला कमरा मेरा ही है। इस पर निहारिका ने कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, चल तू भी मेरे साथ ही चल। इससे पहले कि मैं अपनी दोस्त के साथ अपने कमरे में जाती कि तभी मेरे पड़ोस की एक आंटी मुझसे चीनी मांगने के लिए आ गई। उस वक्त मेरी सास घर पर नहीं थी, इसीलिए उन्हें चीनी मुझे ही देनी पड़ती। मैंने निहारिका से कहा कि तुम जाओ अपने जीजा जी से मिलो, मैं बस अभी आती हूँ। मैं किचन की तरफ चली गई और चीनी निकाल कर उन आंटी जी को दे दी। उसके बाद मैं अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी मैंने निहारिका की जोरदार चीख सुनी और निहारिका को मैंने कमरे से बाहर भागते हुए देखा। मैं तुरंत ही उसको रोकते हुए कहने लगी कि निहारिका, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी जोर से चिल्लाई। मैंने देखा कि निहारिका रो रही थी। वह तुरंत ही मेरे गले से लग गई। मैंने कहा, आखिर हुआ क्या, बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। इस पर निहारिका कहने लगी कि मैं तो जीजा जी से मिलने गई थी। मैंने कहा हाँ, आगे फिर क्या हुआ। वह कहने लगी कि मैंने उन्हें अपने बारे में बताया कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, इसीलिए मैं उनकी साली लगती हूँ। और मजाक में मैंने उनसे कहा कि और आधी घरवाली भी। लेकिन फिर अचानक ये सुनते ही जीजा जी ने आगे जो किया, इतना कहकर निहारिका फिर से जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा कि आखिर इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया। निहारिका कहने लगी कि जीजा जी ने तो मेरे साथ, ये कहते कहते उसकी सांस उखड़ने लगी और वह अचानक ही मेरे घर से चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन निहारिका ने मेरी एक भी ना सुनी। क्योंकि मैं बहू थी, इसीलिए घर के दरवाजे से यूं बाहर भी नहीं भाग सकती थी। जो मैं निहारिका को रोक लेती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे पति रजत ने निहारिका के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वह इतनी ज्यादा डरी सहमी सी थी और इतना रो रही थी। आखिर ऐसा उन दोनों के बीच कमरे में क्या हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। यही सब जानने के लिए मैं तुरंत ही दौड़कर वापस अपने कमरे में गई ताकि रजत से पूछ सकूं कि उन्होंने निहारिका के साथ ऐसा क्या किया है। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन अपने पति को ऐसा करते हुए देखूंगी। मेरे पति पैंट उतार कर खड़े हुए थे और जोर जोर से हाँफ रहे थे। ये सब देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा नज़ारा देखकर मैं तुरंत ही उस कमरे से वापस चली आई और छत वाले कमरे में जाकर मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बार बार अपनी किस्मत को कोस रही थी कि ना जाने ऊपर वाले ने मेरे भाग में क्या लिख रखा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी दूसरी शादी भी इस तरह की निकलेगी। मेरा नाम सुहाना है। दरअसल ये मेरी दूसरी शादी हुई है। मेरी पहली शादी मेरे माता पिता ने बहुत ही धूमधाम से की थी।
कुछ साल तो मेरी शादी बहुत अच्छी चली, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे पति का स्वभाव बदलने लगा और वह अपने घर वालों की बातों में आकर मुझ पर शक करने लगे। मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैंने उनसे नौकरी करने की बात भी कही थी, लेकिन उन्होंने मेरी उस बात को भी नहीं माना। कहने लगे कि तुम बाहर जाकर हमारे खानदान का नाम खराब करोगी और खुद मजे करना चाहती हो, बस इसीलिए तुम्हें नौकरी करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नौकरी करने का इरादा अपने पैरों पर खड़े होने का नहीं, बल्कि कुछ और ही है। मैंने अपने पति से कहा कि आप आखिर कब तक मुझ पर इस तरह से शक करते रहेंगे? आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं होता? लेकिन मेरे पति मेरी किसी बात को भी नहीं मानते थे। मेरी सास और नंद उन्हें जैसा समझाती वह बस उस हिसाब से चलते रहते। कुछ महीनों तक तो मैंने उनकी इन सब चीज़ों को भी बर्दाश्त किया, लेकिन फिर तो धीरे धीरे उन्होंने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया और उनका अत्याचार इतना बढ़ता गया कि उन्हें मेरे किसी भी दुख दर्द और तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। मैं चाहे कितना ही बीमार क्यों ना रहूं, लेकिन फिर भी सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने के बावजूद भी मेरी सास मेरे पति के ऑफिस से घर लौटते ही मेरी बुराइयों का पुलिंदा लेकर बैठ जाती और पूरे दिन की मेरी शिकायतें करती कि मैंने ये चीज़ ठीक से नहीं की या उस चीज़ में मैंने उनकी बात नहीं सुनी, जबकि मैं हमेशा से पूरी कोशिश करती थी कि अपनी सास की हर बात मानूं। वह जैसा जो काम मुझे बताती बिल्कुल वैसा ही करूं ताकि वह खुश रहें। लेकिन फिर भी मेरे इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वह मुझसे किसी भी तरह से खुश नहीं थी। वह हर वक्त मेरी शिकायत ही करती रहती थी। अब मेरे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी कि मैं चाहे कितनी भी कुछ भी ठीक से कर लूं, लेकिन मेरी सास मुझसे कभी खुश नहीं रहने वाली और वह मेरी शिकायतें करती ही रहेंगी। ये बात मैंने अपने पति को भी कई बार समझाई, लेकिन वह भी अपनी माँ की बातों पर ही विश्वास करते थे, ना कि मुझ पर, और इसीलिए अब वह धीरे धीरे मुझ पर अत्याचार भी करने लगे थे। लेकिन जब उनके अत्याचार की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, तब मेरी झेलने की इंतहा हो चुकी थी और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। मैंने अपने घर वालों को अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सारी सच्चाई बता दी और मेरे पापा ने मुझे तलाक दिलवा दिया, जिसके बाद मैं वापस अपने मायके लौट आई थी। इधर मेरे पापा मेरे लिए दूसरा लड़का देखने लगे, लेकिन पहली शादी से ही मैं इतना जूझ चुकी थी कि अब शादी से मेरा मन हट चुका था। लेकिन दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है कि लड़की को शादी करनी ही पड़ती है। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी पापा मेरे लिए दूसरा लड़का तलाश करते रहे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तलाकशुदा औरतों के लिए लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है और इसीलिए साल गुजरते गए, लेकिन पापा को कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे वह मेरा जीवन साथी बना सकें। और कुछ ही सालों में मैंने अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया। मैंने अपनी जॉब करना शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने सर की छत खड़ी कर सकूं। इसीलिए मुझे अपने भैया भाभी के साथ रहना पड़ रहा था और अब मेरी शादी की जिम्मेदारी मेरे भाई के कंधों पर आ चुकी थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा लड़के तलाश करने के बाद उन्हें किसी ने रजत का रिश्ता बताया। रजत भी एक तलाकशुदा इंसान थे और दूर के दूसरे शहर में रहते थे। मैंने भैया से कहा भी था कि जिस तरह से आप उन्हें मेरे तलाक होने की वजह बताएंगे, ठीक उसी तरह से रजत के तलाक होने की वजह भी आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन जब भैया रजत के घर वालों से मुलाकात करके वापस लौटे तो उन्होंने मुझे रजत के तलाक होने की कोई भी वजह नहीं बताई। मैंने उनसे कहा भी कि आपने कुछ भी ठीक से पता क्यों नहीं किया, पर उनकी बातों से मुझे साफ समझ आ रहा था कि अब वह कैसे भी करके मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं और इसीलिए वह इन सब बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। और जब मैंने ये सब समझ लिया तो इसीलिए मैंने इस सब को अपनी किस्मत समझकर इस शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बस
कुछ ही महीनों के बाद मेरी और रजत की बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी में भी बहुत ही नाम मात्र के लोग शामिल हुए थे। मैंने इसे अपना नसीब समझ लिया और खुद को इस चीज के लिए तैयार कर लिया कि अब यही मेरा घर है और मुझे हमेशा यहीं रहना है और रजत के साथ अपने जीवन की एक अच्छी शुरुआत करनी है। शादी की पहली रात मैं अपने कमरे में रजत का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा कि कम से कम आज मैं रजत से उनके तलाक हो जाने की वजह पूछ ही लूंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मैं थोड़ा सा सहम गई। घूंघट के अंदर से जब मैंने हल्की सी नज़र उठाकर देखा तो सामने रजत की जगह मेरी सास खड़ी हुई थी। वह तुरंत ही मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, सुहाना, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि जी माँ जी, बताइए। तो वह कहने लगी कि हमारे घर का नियम है कि जो भी बहू हमारे घर में आती है उसे हमेशा अपने चेहरे को घूंघट से ढक कर रखना पड़ता है। मुझे उनकी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि मेरे ससुर का देहांत तो बहुत सालों पहले ही हो चुका था और घर में मेरी सास के अलावा और कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग नहीं था जिससे मैं घूंघट करती। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी सास पुराने विचारों की हैं और इसीलिए वह इस तरह की बात कर रही हैं। मैंने उनसे हामी में सिर हिलाकर कहा कि ठीक है, मैं हमेशा घूंघट करके ही रहूंगी। लेकिन फिर मेरी सास कहने लगी कि तुम शायद मेरी बात को ठीक से समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें रजत के सामने हमेशा घूंघट में ही रहना होगा। तुम कभी भी एक पल के लिए भी अपने चेहरे से घूंघट को नहीं हटाओगी। उनकी इस बात ने मुझे दंग कर दिया था। भला कोई भी पत्नी अपने पति से घूंघट क्यों करेगी? मैंने उनसे कहा भी कि माँ जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? इस पर मेरी सास ने गुस्से में कहा कि मुझसे बिल्कुल भी जवान लड़ाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे जैसा कहती हूँ चुपचाप वैसा ही करती जाओ और कभी भी रजत के सामने अपने चेहरे से पर्दे को मत हटाना, वरना तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा और वह दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। अपनी सास की इस धमकी से मैं बुरी तरह से कांपने लगी थी, क्योंकि अगर मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया जाता तो अब तो मेरा कोई भी ठिकाना ही नहीं था। मैं आखिर कहाँ जाती? और दोबारा तलाक हो जाने पर तो पूरी दुनिया मुझे ही कसूरवार मानती, क्योंकि पहले तलाक के बाद ही हर कोई मुझ में ही कमियां निकाल रहा था। हर किसी को यही लग रहा था कि शायद मेरा ही स्वभाव ऐसा है कि मैंने खुद ही अपना गृहस्थ जीवन अपनी जिद पर बर्बाद कर लिया, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी। और अगर अब दोबारा फिर से मेरा तलाक हो जाता तब तो लोगों की नज़र में ये बात बिल्कुल ही सच साबित हो जाती है कि सच में मुझ में ही कोई कमी है, जिस वजह से जो भी मुझसे शादी कर रहा है वह मुझे तलाक दे देता है। मेरी सास तो मुझे ये सब कहकर कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मैं अपने आंखों में आंसू लिए अपने माता पिता को याद कर रही थी कि काश वह आज जिंदा होते तो मैं खुद को इतना मजबूर महसूस नहीं करती। कम से कम मेरे पापा मेरे लिए जो भी दूसरा रिश्ता देखते वह काफ़ी बेहतर होता। लेकिन मैंने एक बार फिर से खुद को समझा लिया कि अगर मेरे घूंघट करने से घर में शांति बनी रहती है और मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है तो मैं वह भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की मुझ में और क्षमता नहीं थी। इसलिए मैंने अब इसी में अपनी खुशी समझ ली। लेकिन मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि आखिर मेरी सास ने मेरे साथ ये शर्त क्यों रखी? भला मुझे रजत से पर्दा करने के लिए क्यों कहा? इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? मैं अभी यही सब सोच रही थी कि तभी रजत कमरे में आए और उसके बाद वह मेरे पास बैठते हुए कहने लगे, सुहाना, तुम बहुत थक गई होगी, इसीलिए आराम से लेट कर सो जाओ। उसके बाद रजत चुपचाप मेरे बगल में लेट कर सो गए। एक तरफ तो मुझे रजत का ये स्वभाव समझ में नहीं आया कि क्या उन्हें मुझ में रुचि नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तरह से मुझसे बोला, या फिर सच में उन्हें मेरी फिक्र है, इसीलिए उन्होंने मुझे आराम करने को कहा। और दूसरी तरफ मेरे दिमाग में वह घूंघट वाली बात चल रही थी। मैं बार बार रजत को देखे चली जा रही थी कि आखिर मैं इनसे पर्दा करके क्यों रखूं।
क्या इस सब के बारे में रजत को भी पता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में एक साथ इतने सारे सवाल आ रहे थे कि मेरा सर दर्द से फटने लगा। इसीलिए मैं भी आरामदायक कपड़े पहनकर चुपचाप लेट गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो रजत कमरे में नहीं थे। फ्रेश होने के बाद मैं किचन में गई तो मेरी सास पहले से ही नाश्ता बना रही थी। मैंने तुरंत ही जाकर उनके पैर छुए। वह ये देखकर बहुत खुश हो गईं कि मैं उनकी बात का पालन किया है और अपना चेहरा पल्लू से पूरी तरह से ढक कर रखा हुआ है। वह मेरी बलाएं लेने लगी और कहने लगी कि मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, उसने मेरी बात मानी और इसी तरह से हमेशा मेरी बात मानोगी तो सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा। उनकी ऐसी बातें मेरे अंदर न जाने कितने सवालों को पैदा कर रही थीं। मैंने उनसे पूछा कि रजत क्या कहीं गए हुए हैं? इस पर मेरी सास ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, रजत तो कोचिंग सेंटर चलाता है और वह बाहर बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके बैच तो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं और वह रात तक काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाता रहता है। मैंने कहा ठीक है, लाइए मैं उनको ये नाश्ता वहीं पर जाकर दे देती हूँ। मेरी सास ने मुझे ट्रे में नाश्ता लगाकर दे दिया। मैं जैसे ही चलने को हुई तभी फिर से मेरी सास ने एक बार मुझे टोका और बोली, सुहाना, घूंघट वाली बात को हमेशा याद रखना, उसे कभी सपने में भी मत भूलना। मैंने अपनी सास से कहा, जी माँ जी, और इतना कहकर मैं उस हॉल की तरफ चली गई जहाँ मेरे पति बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। लेकिन मुझे वहाँ अंदर जाते हुए बड़ी ही शर्म महसूस हो रही थी। इतने सारे बच्चों के सामने मैं घूंघट करके जाती तो वह मेरे बारे में न जाने क्या सोचते। अभी मैं खड़ी होकर यही सब सोच रही थी कि तभी रजत की शायद मुझ पर नज़र पड़ गई और वह खुद ही मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे हाथ से नाश्ते की ट्रे ले ली और चुपचाप वापस लौट गए। ये देखकर मैं हैरान थी कि रजत ने मुझे घूंघट में देखा था पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब रजत खुद भी ये चाहते थे कि मैं घर में 24 घंटा घूंघट करके ही रहूं। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ससुराल वालों की ये कैसी मानसिकता है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं। ऊपर से मेरे पति तो टीचर हैं और एक टीचर जिसकी खुद की सोच ऐसी है, वह अपने बच्चों को आखिर कौन सा ज्ञान दे रहा होगा। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी शिक्षक को ऐसी सोच वाला नहीं देखा था। धीरे धीरे उस घर में मेरे दिन यूं ही बीतने लगे। अगर उस घूंघट वाली बात को हटा दिया जाए तो मेरी सास का व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि वह घर के हर काम काज में मेरा हाथ बटाती थी। किसी भी काम की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी तरह से मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं डाल रखी थी। लेकिन बस एक यही बात थी जो मेरी समझ से परे थी और दूसरी तरफ रजत अभी तक मेरे लिए एक अनजान इंसान ही थे। वह दुनिया की नज़र में तो मेरे पति थे, लेकिन असल में हमारे बीच अभी तक पति पत्नी का कोई भी रिश्ता नहीं था। मेरे और उनके बीच बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ वाली ही बात हो जाती थी। उसके अलावा ना तो वह मुझसे ज़्यादा कुछ कहते और ना ही मैं उनसे। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी घूमता रहता था कि आखिर रजत का पहला तलाक क्यों हुआ। इसीलिए एक दिन हिम्मत करके मैंने रजत से ये सवाल पूछ ही लिया। लेकिन मेरे सवाल से रजत के चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। वह बुरी तरह से घबरा गए। उनकी घबराहट देखकर मुझे लगने लगा कि शायद इसके पीछे कोई गंभीर वजह है। लेकिन तभी रजत ने मेरे सवाल के ऊपर सवाल करते हुए मुझसे कहा कि तुम बताओ, तुम्हारा तलाक क्यों हुआ था। मैंने उन्हें जो भी मुझ पर मेरे अतीत में बीता था सब कुछ साफ साफ बता दिया। इस पर रजत ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम उसे भूल जाओ और मेरी तरफ से तुम हमेशा बेफिक्र रहो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना कि मेरा। तुम मेरी कोई गुलाम नहीं हो, बल्कि तुम मेरी पत्नी हो, जिसका इस घर में भी मेरे जितना ही बराबरी का दर्जा है। रजत की इस बात से मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई, इसलिए मेरी थोड़ी और हिम्मत बढ़ी और मैंने रजत से कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। इतना कहकर मैं डर से चुप हो गई कि शायद अब रजत पता नहीं क्या कहेंगे, कहीं वह इनकार ना कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रजत ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारे नौकरी करने से कोई भी दिक्कत नहीं है।
मैंने कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कौन सी नौकरी करना चाहती हूँ? इस पर रजत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सी डिग्री कर रखी है। मैंने रजत को बताया कि दरअसल मैंने वकालत कंप्लीट की है और मैं अब अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। रजत ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम जो करना चाहें आराम से कर सकती हो। मैंने कहा, लेकिन आप एक बार माँ जी से भी पूछ लीजिए। इस पर रजत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि माँ को भी तुम्हारे नौकरी करने से कोई दिक्कत है। उन्होंने तुरंत ही मेरी सास को वहाँ बुलाकर मेरे इस फैसले के बारे में बताया, तो मैं ये देखकर हैरान थी कि मेरी सास ने भी मेरा समर्थन किया। उन्हें वाकई मेरे नौकरी करने से बहुत खुशी हो रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक मैं अपनी जिस सास को पिछड़ी हुई सोच वाली समझ रही थी, वही मुझे नौकरी करने की खुशी खुशी इजाज़त दे रही थी। एक तरफ वह मुझे घूंघट करने को कह रही हैं, जिससे उनकी पिछड़ी मानसिकता झलकती है, लेकिन दूसरी तरफ वह मुझे जॉब करने को भी कह रही थी, जिससे उनकी आधुनिक सोच दिख रही थी। मैं हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर ये सब इस घर में चल क्या रहा है। ये लोग किस सोच के किस्म वाले लोग हैं। बाद में मैंने अपनी सास से कहा कि लेकिन अगर मैं बाहर नौकरी करूँगी तो बाहर तो मैं घूंघट नहीं कर सकती। तो मेरी सास ने कहा कि मैंने तुमसे घर के बाहर घूंघट करने को तो कहा ही नहीं है, घूंघट तो तुम्हें सिर्फ घर के अंदर ही करना है। उनकी इस बात ने मुझे बड़ा ही हैरान कर दिया था। खैर, मैंने अपनी जॉब को शुरू कर दिया था और मेरी सास घर के हर काम काज में मेरा हाथ बटा रही थी, जिससे मुझे नौकरी के साथ साथ घर संभालने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन इतने दिनों में मैंने एक चीज नोटिस की थी, वह ये थी कि मेरे पति कहीं भी घर से बाहर जाते ही नहीं थे। उसके अलावा मैंने उनको कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाते हुए देखा था। हालांकि हर कोई मेरे पति की बहुत तारीफ करता था, सभी कहते थे कि वह बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैं यही सोचती थी कि अगर वह इतना ही अच्छा पढ़ाते हैं तो सिर्फ उनके स्टूडेंट्स में लड़के ही क्यों शामिल हैं, लड़कियां क्यों नहीं? क्या कोई भी स्टूडेंट लड़की मेरे हस्बैंड से पढ़ना नहीं चाहती है? इस सवाल का जवाब भी मुझे नहीं मिल पा रहा था और आज जो कुछ भी हुआ उससे तो मेरे सामने सवालों का पुलिंदा खड़ा हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा वह पति, जिसने अभी तक मेरे साथ भी अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं की, वह मेरी सहेली के साथ इस तरह का काम करेगा। क्या वाकई में मेरा पति एक ऐसा इंसान था जिसकी लड़कियों को लेकर सोच गलत है? लेकिन फिर कभी उसने मेरे साथ इस तरह का कोई व्यवहार क्यों नहीं किया? क्या वह मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है? मैंने अपनी सहेली को तुरंत ही फ़ोन लगाया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन एक बार भी नहीं उठाया। मैं समझ गई कि उसकी क्या हालत होगी। उस बेचारी पर न जाने इस वक्त क्या बीत रही होगी। इस वजह से उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है। थोड़ी देर के बाद मुझे नीचे से अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत ही दौड़कर उनके पास गई और मैंने उनके सामने पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर मेरी सास भी दंग रह गई और वह मुझ पर चिल्लाने लगी कि तुमने अपनी सहेली को रजत से मिलने के लिए क्यों भेजा? मैंने कहा कि वह तो रजत से मिलने ही आई थी। इस पर मेरी सास ने कहा कि मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें घूंघट करने को तो कहा था, लेकिन तुम्हें ये मैं बताना ही भूल गई कि तुम कभी भी किसी भी लड़की को रजत से मिलने मत देना। मैंने उनसे कहा, लेकिन आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है? इस पर मेरी सास मुझ पर चिल्लाते हुए बोली कि मुझसे सवाल मत करो, बल्कि मैंने तुमसे जैसा कहा है चुपचाप वैसा करो। आज के बाद कभी भी कोई भी लड़की अगर घर पर आए तो उसे रजत से बिल्कुल भी मिलने मत देना, बल्कि उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना। इतना कहकर मेरी सास अपने कमरे में चली गई। मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। क्या मेरा पति ऐसा इंसान है जो किसी लड़की को देखकर अपना आपा खो देता है और फिर उसके साथ वह सब करने की कोशिश करता है? इसका मतलब मेरा पति चरित्रवान नहीं है। अब तो मुझे रजत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस दिन के बाद से मैंने रजत से और भी ज़्यादा कम बात करना शुरू कर दिया, लेकिन अब कई सारी बातों का रहस्य बढ़ता चला जा रहा था।
जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और मुझे किसी भी हाल में इन सब सवालों के जवाब चाहिए ही थे। लेकिन आखिर कौन था जो मेरी इन सारी दुविधाओं को दूर कर सकता था, क्योंकि मेरी सास तो कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी और रजत भी मेरी बातों को टाल देते थे। मुझे अब लगने लगा कि शायद रजत का चरित्र ठीक नहीं है और इसी वजह से उनकी पहली पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया होगा। और इसीलिए जब मैंने उस दिन उनसे उनके तलाक को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इसका मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया था। एक दिन शाम के वक्त एक महिला अपनी लड़की को लेकर मेरे घर आई और वह मुझे रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्होंने मेरे पति की बहुत तारीफ सुनी है कि वह बोर्ड के बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वह लड़कियों को नहीं पढ़ाते, जबकि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारे टीचर्स से पढ़वाया पर उन्हें कोई भी अच्छा ट्यूशन टीचर नहीं मिल रहा है और उनकी बेटी मेरे पति से ही हर हाल में पढ़ना चाहती है। उनकी बेटी मुझसे बोली कि मेरे क्लास के सारे लड़के रजत सर से ही पढ़ते हैं और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इसीलिए मुझे भी हर हाल में रजत सर से ही पढ़ना है। मैडम, आप मुझे बताइए कि रजत सर लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते? उस लड़की के सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था और इस सवाल का जवाब मैं खुद न जाने कब से जानना चाह रही थी। मैंने उससे कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता। इस पर वह कहने लगी, लेकिन मैं वह पहली लड़की बनकर रहूंगी जिसे रजत सर पढ़ाएंगे। इतना कहकर वह कहने लगी कि मुझे रजत सर से मिलना है। उसकी ये बात सुनकर मुझे मेरी सास की बात याद आई कि कोई भी लड़की कभी भी रजत से मिलने ना पाए। मैंने उससे कहा कि वह किसी से नहीं मिलते, लेकिन वह दोनों माँ बेटी हद से ज़्यादा ज़िद्दी थीं। वह मुझसे बहस करने लगी कि एक बार आप हमें मिलने तो दीजिए, हम उन्हें हर हाल में मना लेंगे। वह जितनी फीस मांगेंगे हम उन्हें उतनी फीस दे देंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उस वक्त मेरी सास घर पर नहीं थी, वरना उनको समझाने के लिए मैं अपनी सास को बुला लेती। अभी मेरी उनसे बात हो ही रही थी कि तभी अचानक ही वह लड़की भागकर उस हॉल में चली गई जहां पर रजत सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे। और इससे पहले कि मैं उसको वहां जाने से रोक पाती, अचानक ही उस लड़की की चीख गूंजी और वह खुद ही वापस लौटकर अपनी माँ के गले लग गई। अंदर हॉल से भी बहुत जोर से शोर आ रहा था। सारे बच्चों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा गूंज रही थीं। मैंने जैसे ही पर्दे के पीछे से हॉल का नज़ारा देखा तो मैं दंग रह गई। रजत को आज मैंने फिर से उसी हाल में देखा था जैसा निहारिका के आने पर देखा था। ये देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया कि रजत को इतने सारे बच्चों के सामने ये सब करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। सारे बच्चे बेचारे डर कर तुरंत ही अपनी ट्यूशन छोड़कर भाग गए। 2-3 मिनट में ही पूरा हॉल खाली हो चुका था। वह लड़की अभी भी रोए चली जा रही थी और उसकी माँ ने जब उससे पूछा और उसने जो कुछ भी अपनी माँ को बताया, उससे तो उसकी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि ये टीचर इस कदर गिरा हुआ इंसान निकलेगा। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरी बेटी के साथ जो भी हरकत की है उसके लिए मैं उसे सजा दिलाऊंगी। मैं उस पर FIR दर्ज कराऊंगी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और गुस्से में तमतमाती हुई वहां से चली गईं। सब कुछ इतना उलझा जा रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी सास के आने पर उन्हें जब पूरा वाकया पता चला तो उन्होंने एक बार फिर से मुझे ही दोषी साबित कर दिया और मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। तभी वहां पर वही माँ बेटी पुलिस को लेकर आ गए और पुलिस रजत को पकड़कर ले गई। जैसे तैसे करके 2 दिन के बाद मैंने पूरा मामला रफा दफा करवा पाया। मेरी सास ने उन माँ बेटी से भी हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब रजत की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी, जिससे रजत बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहे थे। घर लौटने के बाद मेरी सास ने जब मुझ पर चिल्लाना शुरू किया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने उनकी बातों का ठीक से ध्यान रखा होता तो आज ये सब नहीं होता।
सास की बात से मैं भी अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाई और मैंने कहा कि जब आपका लड़का ही ऐसा है तो आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं, बल्कि आपको अपने लड़के को समझाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति चरित्रहीन इंसान है। वह एक टीचर होकर इस तरह का काम करता है। इतना कहने के बाद मैंने जब एक नज़र रजत के ऊपर डाली तो वह मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे थे और फिर वह चुपचाप अपने कमरे के अंदर चले गए। ये देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो इंसान ऐसी हरकत कर रहा है वह फिर ऐसे रो कैसे सकता है। आखिर ये सब मामला क्या था। मैंने अपनी सास से कहा कि अब तो कम से कम आप मुझे बताइए कि मेरे घूंघट करने के पीछे और रजत से किसी भी लड़की को ना मिलने देने के पीछे क्या वजह है। उसके बाद मेरी सास ने मुझे जो कुछ भी बताया उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी सास ने कहा कि दरअसल रजत जब हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था तो वहाँ पर कुछ लड़कों ने उसकी बुरी तरह से रैगिंग की। रजत शुरू से ही सीधे स्वभाव का रहा था, जिस कारण वह कभी किसी से कुछ भी नहीं कह पाया और ना ही उनका विरोध कर पाया। वह लोग उसकी रैगिंग कुछ इस तरह से करते थे कि उन्होंने उसे बोला था कि रजत जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखेगा तो उसके सामने अपनी पैंट उतार कर खड़ा हो जाएगा और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह लोग उसके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि उसे वह कॉलेज छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा और नहीं तो वह उसे किसी भी तरह के गलत इल्जाम में फंसा देंगे। जिससे रजत बुरी तरह से डर गया और फिर वह उनके कहे अनुसार ही सब कुछ वैसा ही करने लगा। लेकिन लंबे समय तक जब वह ये सब करता रहा तो उसके दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। उसे इस सब से ऐसा सदमा लगा और तब से ही उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वह जब भी किसी लड़की को देखता है तो अपने आप ही वह ऐसी हरकत करता है। लेकिन अपने साथ हुई उस जाति को याद कर घबराहट के मारे उसकी सांस चढ़ने लग जाती है। उसके सामने उस पर जो भी बीती थी वह सारी बातें घूमने लगती हैं और उस वक्त वह अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठता है। इसीलिए रजत कहीं बाहर जाकर नौकरी नहीं करता। मेरी सास बोली, बस इसी वजह से मेरी पहली बहू ने भी रजत को तलाक दे दिया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि मेरे बेटे में कोई भी खोट नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मेरे बेटे को तलाक दे दिया। पर मैं अपने बेटे को पूरी जिंदगी अकेले बिताते हुए नहीं देख सकती थी। बस इसीलिए मैंने उसकी तुमसे शादी करवा दी और इसका रास्ता ये निकाला कि मैं तुम्हें हमेशा घूंघट में रहने को ही बोलूँगी ताकि तुम्हें रजत का ऐसा कोई भी रूप देखने को नहीं मिलेगा और मेरे बेटे की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक से चलती रहेगी। लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया। ये कहते हुए मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी सास को शांत कराया। अब मैं समझ पा रही थी कि एक माँ अपने बच्चों की खातिर क्या कुछ कर सकती है। मेरी सास मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि सुहाना, मेरे बेटे को छोड़कर मत जाना। इस बुढ़ापे में मैं अब इससे ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अकेला रह जाए। तुम मेरे बेटे को समझने की कोशिश करो। वह जो कुछ भी करता है जानबूझकर नहीं करता। मेरा बेटा तो बहुत ही चरित्रवान है। उसने आज तक कभी भी गलत नज़र से किसी भी लड़की को नहीं देखा। ये सब तो उसके साथ जो भी बीता है बस उसी का नतीजा है। अब मुझे सारी तस्वीर साफ नजर आ रही थी कि आखिर रजत ऐसा क्यों कर रहे थे और मेरे साथ तो रजत ने कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं किया। मैंने अपनी सास से कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। रजत मेरे पति हैं और मैं उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, बल्कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इस बार मेरी सास हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं फैसला कर चुकी थी कि मेरे पति को इस हाल में पहुंचाने वाले लोगों को मैं किसी भी तरह से छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं एक वकील थी और सारे कानूनी दांव पेच अच्छे से समझती थी। इसीलिए रजत ने जिस कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी वहाँ की 5 साल पहले के सीसीटीवी फुटेज को निकलवाया, जिसके आधार पर ये साफ तौर पर दिख रहा था कि उन लड़कों ने रजत के साथ क्या किया और कैसे किया।
उन लड़कों पर मैंने केस कर दिया और जब सारे सबूत सही साबित हो गए तो उन लड़कों को उनके किए की सजा भी मिल चुकी थी। इसके साथ ही अब उन लड़कों को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब उनकी पूरी पोल उनके घर वालों के सामने भी खुल चुकी थी, जिससे वह हद से ज़्यादा शर्मिंदा थे। जब उन लड़कों ने रजत से खुद से सामने आकर माफ़ी मांगी तो रजत की आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जब हम घर लौट कर आए तो रजत ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि मैंने उन्हें इंसाफ दिलाया। मैंने रजत से कहा कि अब आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपकी माँ के साथ साथ मैं भी आपके लिए हमेशा हूँ। इसके बाद मैंने रजत का एक मनोचिकित्सक से इलाज कराना शुरू करवा दिया और कुछ महीनों की थेरेपी के बाद रजत अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अब मैं बिना घूंघट के आराम से उनके सामने जाती हूँ। और रजत ने अब बॉयज़ स्टूडेंट्स के साथ साथ गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये सारी सच्चाई न सिर्फ हमारे सामने आई थी, बल्कि न्यूज़ में आने के बाद अब पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि मेरा पति एक चरित्रवान इंसान है। इसीलिए अब जिसे भी मेरे पति को लेकर गलतफहमी थी वह दूर हो चुकी थी। इसके बाद मेरी दोस्त खुद ही मेरे घर आई और उसने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी एक गलतफहमी का शिकार थी, बिल्कुल मेरी ही तरह, और बस इसीलिए तुमने वही किया जो उस सिचुएशन में कोई भी इंसान करता। आज हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं एक प्यारे से बेटे की माँ बन चुकी हूँ और रजत अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मेरी सास भी मुझे अब पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी हैं। सच में रजत को अपने पति के रूप में पाकर मैं खुद को आज बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में जब कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है और भगवान ने हमारे साथ बुरा किया है, लेकिन शायद उस बुराई में भी अच्छाई छुपी हुई होती है। इसके बारे में हम उस वक्त नहीं जानते होते हैं और इसीलिए भगवान से शिकायत करते रहते हैं। इस चीज़ को आज मैं महसूस कर रही थी कि अगर मेरा पहले तलाक नहीं होता तो रजत जैसे अच्छे इंसान को मैं अपने पति के रूप में कभी भी नहीं पा सकती थी। दोस्तों, किसी भी इंसान की रैगिंग करना, उससे दबाव डालकर ऐसे काम करवाना जिसमें सामने वाले को सिवाय कष्ट और पीड़ा के कुछ भी ना मिल रहा हो और आप अपने मज़े के लिए उसे परेशान कर रहे हो, ये बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए कभी भी किसी को सिर्फ अपने कुछ पल के आनंद के लिए इस तरह से परेशान ना करें कि उसका न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, बल्कि वह पूरी ज़िंदगी इस सब से जूझता रहे। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।